फिर से आप सभी को नमस्कार। हम शुरू कर रहे हैं आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए हम लोग 5 दिन यहाँ रहेंगे। आज ये पहला दिन है और अभी आप लोग जब इंट्रो दे रहे थे तो मैंने पाया कि विभिन्न ब्लॉक से यहाँ शिक्षक आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको इस ट्रेनिंग के लिए शुभकामना कि अपने स्कूल के व्यस्ततम समय में से जहाँ आप स्कूल में बच्चों के बीच रहते हैं तो लगातार एक ही तरह के काम करने से मोनोटोनस बिहेवियर जो है आपका उत्पन्न होने लगता है। यहाँ 5 दिन रहेंगे, उससे हट के वहाँ बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ ये बात करनी है यहाँ उससे हट के कि हम बच्चे को कैसे जो है अपनी बातों को वहाँ रखें कि मैक्सिमम आउटपुट जो है हमें निकल के सामने आए। जैसे भारत डिजिटल लिटरेसी के दौर में आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद लगातार कर रहा है। आप सभी के हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया है। वो पहले जो कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, अब वो हट के आपके पास स्मार्टफोन जो है सबके पास है। अभी सब्जी बेचने वाले से लेकर के और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स या फिर बिजनेसमैन सबके हाथ में वो खिलौना आ गया है। अंतर बस इतना ही है कि सबके इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। आप उसे दूसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोई और उसको अन्य रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन इस्तेमाल करना सबको आ रहा है। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन का अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मोबाइल फ़ोन आपके लिए अच्छा है या नहीं है तो भिन्न प्रकार के मत अभी आपके द्वारा आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने जीवन को बर्बाद कर दिया है। बच्चों को जो वातावरण का अनुभव होता है उसे छीन लिया इस मोबाइल ने। कुछ लोग कहेंगे कि इस मोबाइल ने जो है लोगों से मिलना जुलना तक जो है सीमित कर दिया है। लेकिन वही उसके दूसरे पक्ष क्या होंगे, आप तुरंत कहेंगे कि नहीं, मोबाइल ने लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। क्यों? क्योंकि बिना मोबाइल का आपका एक भी काम नहीं बन पाएगा। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत मोबाइल हाजिर है और आपके सामने उसका उत्तर होता है। तो जैसे यह आप पे निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपके विद्यालय में जो भी स्थिति है, हम यह कह करके नहीं बच सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जो है इसका रोना कब तक आप रोते रहेंगे? इस रोना से बाहर निकलिए। आपके पास जो भी मिनिमम रिसोर्सेज है, आपके प्रधान अच्छे हैं नहीं हैं, आपके विद्यालय का वातावरण बढ़िया है नहीं है, आपके कलीग्स अच्छे हैं नहीं है, उससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। जो है सबसे पहले जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी, और अब तो सभी शिक्षकों का सरकारीकरण हो गया है। अब तो यह नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार के अंग नहीं हैं, सब सरकारी कर्मी हो गए हैं। जिस दिन आपने सरकारी कर्मी का मुहर अपने माथे पर लगा लिया, जिस दिन आपके माथे पे वो चस्पा हो गया सरकारी कर्मी का, उसी दिन यह समझ लीजिए कि सरकारी कर्मी के जो है वो रूल एंड रेगुलेशन में आता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो यह गैर कानूनी है। जो है सरकार चाहे तो उस चीज़ को कोर्ट करके आप पे जो है कार्रवाई कर सकती है। जो है अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो हमें जो मिल रहा है हम अपनी मांगों को भी नहीं रखेंगे। मांगों को भी रखेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस है। आपके विभिन्न संघ संगठन हैं जो है उसको मिला रहता है। संघ संगठन को जो बजाबते रजिस्ट्रेशन होता है, उस एक्ट के तहत आप अपनी बातों को वहाँ रखते हैं और वो अपनी बातों को वहाँ पत्र के माध्यम से प्रेषित करते हैं, या फिर वर्बल अगर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ करते हैं। हम आप ना तो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अब संघ के भी सभी पदाधिकारी को बोलने का अधिकार नहीं है। जो है अगर आप संघ के रूल पढ़ेंगे तो उसमें भी कई तरह की बातें होती हैं। दूसरी बात है कि हमें उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम यहाँ नौकरी करने आए हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ जितने लोग हैं, सभी लोगों का उद्देश्य क्या है? अपने जीविकोपार्जन के लिए आपने इस पेशा को चुना है। यह कतई नहीं है कि हम इसलिए इसको चुना था क्योंकि जो है हमें नेतागिरी करनी है। क्या करनी है? नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है कि हमें सरकारी जो नियम कानून होते हैं उसके तहत हमें काम करना है।
अब उसी काम के तहत ये 5 दिन की ट्रेनिंग है। ये जो नव उदय मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल के तहत 5 दिन आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह कतई मत समझिए, यहाँ कई बढ़िया शिक्षक हैं जो रिटायर करेंगे कुछ दिनों में, उन लोगों ने कई इस तरह के मॉड्यूल देखे होंगे। ये मॉड्यूल बनता है, उसमें फिक्स मानक होते हैं कि इस अनुसार आपको बताया जाएगा और उसी के तहत आपको विद्यालय में जाकर के इन बातों को बच्चों के बीच में प्रेषित करना है। यहाँ ना इससे मतलब है कि मैं यहाँ सामने में हूँ तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और आप उधर हैं तो आप कुछ नहीं जानते, या आप उधर हैं तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं मूर्ख बैठा हुआ हूँ। ऐसी कोई बात अगर मन में हो तो इसे निकाल करके फेंक दीजिएगा। 5 दिन हम लोग यहाँ मिल बैठ करके बातें करेंगे, जो इसका उद्देश्य है कि इसमें जब आपस में चर्चाएं होंगी, और हम लोग जिस धरती पे हैं, ये धरती किसका है? मंडन मिश्र की धरती है। जो इस मंडन मिश्र की धरती पर उस समय की परंपरा रही है कि यहाँ शास्त्रार्थ होते थे खुले मंचों पे, और शास्त्रार्थ जब होते थे तो वहाँ वाद विवाद होता था, और वाद विवाद में अच्छी बातें निकल कर के सामने आती थी, और उसका ही प्रतिफल है कि इतना जो है इस मिथिला की पावन भूमि जो है इतना यह समृद्ध है एजुकेशनल दृष्टिकोण से, जो है एक से एक जो है, पुरुष को तो छोड़िए, इतनी विदुषी हुई है जिसे आप वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं, चाहे गार्गी हो, मैत्रेयी हो, अपाला हो, ये सब विदुषी जो है वो भी यही आप हमारी भारती मंडल, भारती जो मंडल की जो पत्नी थी भारती जो है, तो आप देखिए आप उस धरती के हैं। हमें उसमें कतई नहीं जाना है कि क्या है, हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए किसी आपके विद्यालय में एकमात्र कमरा है, इसका नहीं रोना है कि वहाँ 5 कमरा क्यों नहीं, वो प्रधान का काम है, प्रधान अपने लिखेंगे। हम शिक्षक का काम है कि उस अगर एक कमरे में ही व्यवस्था हो सकती है उस विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी बस्ता लेकर के आपके यहाँ आ रहा है, तो हम जितना दे सकते हैं उतना दीजिए जो है। बाकी हर एक चीज़ का लिमिटेशन होता है कि इससे आगे अब हम नहीं जा सकते हैं। जैसे कभी अगर आपने पानी में, अभी तो पानी का समय ही है, सहरसा पानी पानी है, पूरा सब जगह पानी लबालब भरा हुआ है, कभी अगर आपने तैरने की कोशिश की होगी तो तालाब में क्या होता है, तालाब में बच्चा नया नया जब उसको तैरना आता नहीं है तो पैर बढ़ाते जाता है, इतना पानी इतना पानी इतना पानी, तब लगता है नहीं इसके आगे जो है अब हम नहीं जा सकते, आगे जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। उसके आगे जाता है तो लोग डूब जाता भी है, नहीं आता है तैरने के लिए, वो तैरना जान रहा है वो तो चला जाएगा। तो हमारे सामने 2 स्थिति है, एक स्थिति हुआ है या तो अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो अपने लिमिटेशन में वहाँ तक रहें कि उससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जितना तक है उतना हम करने की कोशिश करें। दूसरी स्थिति वह होती है कि हम अपने सपनों से उस उड़ान को प्राप्त करें जिसमें हम तैर करके उस नदी को पार कर जाएं, जहाँ कोई समस्या आपको पीछे नहीं होगी और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। तो यह जो है, आपने 2 सर्वे का नाम सुना होगा, अगर आपके यहाँ हुआ होगा तो हमें बताएंगे कि आपके स्कूल में आज से 2, 4, 5 साल पहले या पिछले साल या उससे पिछले साल कभी टीम आई थी क्या? उस सर्वे का नाम था NAS सर्वे, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। क्या किन्हीं के यहाँ हुआ था? नेशनल अचीवमेंट सर्वे की टीम गई थी क्या? आपके यहाँ कोई फॉर्मेट मिला था, बच्चों को भरना था उसमें? नहीं जो है आपके यहाँ हुआ था, वो मैडम कह रही है उनके यहाँ हुआ था जो है। तो यह देखिए, जैसे एक यहाँ हमें मिल गया जो है, तो आपके यहाँ एक बुकलेट गया होगा जिसमें हर एक क्लास के बच्चे के लिए जो है स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चंस दिए होंगे जो है, और उस क्वेश्चंस का बच्चों को जवाब देना था विद इन टाइम जो है, कि इतना टाइम में कितना बच्चा उसमें जवाब दे पाता है, या उसकी रीडिंग जो है एबिलिटी कितनी है उस पर ध्यान देना था। उसके अलावा यह देखना था कि उसका अरिथमेटिक कैलकुलेशन वो बच्चा कितना कर पाता है। तो उसी सर्वे का नाम था नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है। यह देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट है यह NAS 2021 का रिपोर्ट है जो है, यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, ये सहरसा बिहार का जो है ये डेटा है। सबसे पहले तो ये बताइए सर्वे का अर्थ समझते हैं कि नहीं आप लोग? सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे मतलब होता क्या है? देखिए सर्वे का हिंदी होता है सर्वेक्षण, है ना? सर्वेक्षण कौन करता है? सर्वेक्षण कौन करेगा? जैसे अभी ज़मीन वगैरह का सर्वे चल रहा है, आपने सुना होगा, सबके यहाँ वो रसीद कट रहा है ना? रसीद कट रहा है जो है, हाँ, जनगणना, सेंसस सर्वे, वो सेंसस सर्वे, वो भी सर्वे है, सेंसस सर्वे।
तो उस सर्वे में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपके पास आते हैं, है ना। और जनगणना में क्या जो सर्वे है वह क्या है कि कंपलसरी ये हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। जनगणना है तो जन की गणना है, तो जितने भी लोग हैं चाहे वो कैसे भी लोग क्यों नहीं हो, उसमें कितना भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं हो, लेकिन हमें सबका वहाँ सर्वे करना है, सबसे सूचना हमें चाहिए। और उस सूचना के आधार पे एक रिपोर्ट बनाते हैं हम, और उस रिपोर्ट को बाद में प्रेषित करते हैं कि हम ये आया है। वह सबका है ना। कुछ सर्वे वह होते हैं जिसमें कि फिक्स होता है कि हमें 10 सर्वे करना है, 20 करना है, 50 करना है, ऐसे जो है वह फिक्स होता है। उसमें अलग अलग जो है फिर सैंपल ली जाती है। जैसे यह जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये हर एक विद्यालय में नहीं हुआ। अभी जैसे मैडम ने हाथ उठाया तो अब इतने लोग हैं और इसमें से एक हाथ उठा, इसका क्या मतलब हुआ? सब स्कूल में नहीं हुआ होगा सर्वे यह जो है। तो यह उसी तरह का यह है कि कुछ विद्यालयों को इंगित किया गया, कुछ ब्लॉक को ले लिया गया, कुछ ब्लॉक में से जो है कुछ स्कूल को लिया गया, और वहाँ देखा गया कि वहाँ के रैंडम जो है बच्चों को उठा करके, यह नहीं कि हम जिसको कहेंगे उसी का, तब तो फिर बायसनेस आ जाएगी ना। अगर ऐसा का मान लीजिए, अभी हमें यह पता करना है कि आप जितने लोग हैं इन लोगों का कम्प्रीहेंशन लेवल कितना है, और हम कहेंगे कि हमें 5 चाहिए, तो 5 जो सबसे अच्छे आप लोग होंगे उनको खड़ा कर देंगे, कहेंगे सर इनका ही ले लीजिए। तो उनका विचार पूरे समूह का विचार होगा? नहीं होगा ना। वो तो 5 अच्छे लोग आ गए। या फिर आप 5 सबसे ख़राब जो होंगे उनको कहेंगे इनका ले लीजिए जो है, तो फिर तो और भी ख़राब हो जाएगा रिपोर्ट। तो उसे हमें नहीं लेना है। हमें किसको लेना है? हमें जो है रैंडम किसी को हमने उठा लिया, हमें जो है लगा कि नहीं जिनसे मन हो 5 आदमी को कलेक्ट करना है। तो उस अनुसार जो है यह सर्वे किया गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह देखिए जो 2021 का यह डेटा है, यह आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स जो है उस समय में जो हुआ करता था वह 2021 में आपका यह सोर्स कहाँ से आता है? आपने अपने विद्यालय में यूडाइस प्रपत्र पढ़ा होगा, सब लोग जो है देखे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो देखा जरूर होगा, या फिर आपके प्रधान ने आपको जिम्मेवारी दी होगी कि आप जो है आप क्लास टीचर हैं तो आप अपनी यूडाइस को जो है एंट्री करिए बच्चों का। करते भी होंगे आप लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए जरा, मैं देखना चाहूँगा। कुछ लोग करते हैं, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या आप फ़ोन में रहेंगी तब तो बातें ऐसे ही पास हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि यूडाइस जो है, आप क्लास टीचर हैं ना, 1 और 2 के यहाँ आए तो क्लास टीचर होंगे जो है। तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? यह काम किन का है? आपका काम है जो है। अगर उसमें एक भी बच्चा छूट रहा है, इसका मतलब आप जो है सो पेनलाइज किए जा सकते हैं जो है। अगर बाहर से कोई जाते हैं और कहेंगे कि इस क्लास के कौन क्लास टीचर हैं, आपका सभी बच्चा का नाम यूडाइस पे क्यों नहीं है, हेडमास्टर को मत समझिए कि वो प्रधान जो है इसीलिए वो फंसेंगे, वो नहीं, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आप क्लास टीचर हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो बच्चा है वो बच्चा का वो यूडाइस की एंट्री होनी चाहिए। अगर बच्चा का एंट्री नहीं है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्या कारण है उसका, उसे आप उसमें नोट करेंगे। ऐसा संभव है कि आप जिस बच्चा का एंट्री करना चाहते हैं, आपका आधार क्या होता है एडमिशन का? आप आधार कार्ड लेते हैं। बच्चों को चूँकि 1 क्लास में एडमिशन होगा तो वहाँ तो और कुछ की आवश्यकता है नहीं, आप आधार कार्ड लेते हैं, उनके मम्मी पापा का आधार कार्ड लेते हैं, उस आधार पर एंट्री करते हैं। अकाउंट नंबर तो चाहिए नहीं। अब उसके आधार पे कभी कभार क्या होता है कि जब आप यूडाइस पे डालते हैं तो वह जो सूचना बच्चे के द्वारा दिया गया वह गलत सूचना दे करके उसने एडमिशन ले लिया। ऐसे केसेस आते हैं। हाँ, कुछ भी कारण से गलत सूचना दे करके उन्होंने आपके पास ले लिया। आजकल क्या होता है कि किसी भी आप जाएंगे, देखिए डिजिटल लिटरेसी जितना अच्छा है उतना ही घातक भी है। वो घातक की सेंस में है कि कभी कभार क्या होता है कि आप जाएंगे किसी साइबर कैफ़े में, कहेंगे हमारे पास जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तुरंत स्कैन करके हूबहू बना करके दे देता है। अब जैसे जिस बच्चों के का एडमिशन नहीं हो रहा उससे गार्जियन परेशान है, सोचते हैं धूम चलो जो है एक बना लेते हैं जो है, कुछ आम इमली कटहर वो बना लिया जो है, कुछ नंबर दे करके आपके पास दे दिया। आपके पास कोई रोकने का अधिकार तो है नहीं। जब से राइट टू एजुकेशन है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप एडमिशन लेते हैं, उस समय ले लेते हैं, बाद में जब एंट्री आती है यूडाइस पे तब देखते हैं कि अरे बच्चा का तो अब फंस रहा है, मामला हो ही नहीं रहा है।
उस स्थिति में आपके साथ अगर ऐसी बातें हो जाए, तो क्या क्लास टीचर हैं, अगर ऐसी बातें होती हैं तो आप उतने बच्चों को आप नोट कर लीजिए कि हमारे पास 5 या 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये समस्या है, और उन्हें दे करके प्रधान को आप दे दीजिए और एक लिखित अपने पास रख लीजिए। आपके बचाव का सबसे अच्छा साधन होगा कि सर हमने तो 10 को कर दिया, जो है 10 जो है बाकी जानिए सर, हमारा काम एडमिशन लेना तो नहीं था, हमारा काम यह था कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो सही हैं या गलत हैं उसकी जानकारी आपको मुहैया करा देना। जो है आप सेफ रहेंगे, कल कोई आएगा तो कहेगा हमने तो अपना काम कर दिया है, बाकी जो प्रधान जानेंगे। जो है देखिए, जब नौकरी करते हैं तो उसके नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार हमें हर एक चीज़ जानना चाहिए और उसके तहत ही हमें काम करना चाहिए। तो उस समय में जो रूडाइज कैलेंडर है 2021 में, उसके अनुसार उस समय में सहरसा में टोटल नंबर ऑफ स्कूल 1550 था। जो है कितना था? 1550। हो सकता है कुछ और संख्या अब बढ़ गई होगी, लेकिन उस समय में 1550 था। जो है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो उस समय में कार्य कर रहे थे वह 11,306 थे। जो है ना, उसके बाद जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जो राज्य के द्वारा प्रायोजित है उसकी संख्या थी 1372। उसकी संख्या कितनी थी? 1372। जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है जो उस समय में टीचर की संख्या थी जो है वह कितना था? 8819 टीचर। जैसे आप लोग हैं जो है इस अनुसार उस समय में भी आपको भले सरकारी का चस्पा नहीं दिया था, लेकिन वो रिपोर्ट सरकारी ही था जो है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पे 8819 जो है टीचर्स काम कर रहे थे। उस समय में जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसकी संख्या जो है 12 थी। गवर्नमेंट एडेड स्कूल क्या होते हैं? जैसे किसी को एप्लीकेशन मिल जाता है ना, तो किसी स्कूल को मिल गया होगा, तो उस अनुसार जो स्कूल थे उसकी संख्या 12 थी गवर्नमेंट एडेड जो है, और उसमें जो टीचर्स काम कर रहे थे वो 74 थे। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय है, तो सहरसा में उस समय में हमें लगता है 2 ही स्कूल था, एक केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय। तो उसी दोनों का डेटा है जो उस समय में 2 ऐसे स्कूल थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड थे। उसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर्स की संख्या जो उस दोनों स्कूल मिला करके 52 थी। फिर उसके बाद प्राइवेट जो है अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है, मतलब कि प्राइवेट स्कूल पूर्ण रूप से प्राइवेट, जिसमें सरकार उसको कोई भी पैसा नहीं देती है। जो सरकारी प्राइवेट स्कूल देखते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल की संख्या 164 थी। कितनी थी? 164। और उसमें जो टीचर्स काम कर रहे थे अनएडेड गवर्नमेंट टीचर जो है वह थे 2361 टीचर उस समय में काम कर रहे थे। ये आपके सहरसा का डेटा है। जो इसमें से कोई देखिए कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये बताइए तो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एरिया कितना है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसका क्षेत्रफल कितना है? कोई पूछ सकता है ना, कोई बच्चा ही आपसे पूछ दे तो कितना है बताइए। जो है आपको जानकारी नहीं है तो बच्चे को कैसे होगी? जानकारी होनी चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं है। 1687 स्क्वायर किलोमीटर, 1687 स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा हमारा सहरसा बड़ा है। जो दिल्ली हम लोग करते हैं, दिल्ली का जो एरिया है उस एरिया से हमारा ज़्यादा है। दिल्ली का 1400 समथिंग है, 1421 या ऐसे कुछ है समथिंग दिल्ली का, और हमारा कितना है? 1687। हम लोग उससे बड़े हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आ गया और शहरी से दोनों आ गया। उसके अलावा उस समय में जो हमारा पॉपुलेशन था, कोई अंदाज़ा लगा सकते उसमें कितना पॉपुलेशन होगा सहरसा का? पॉपुलेशन में पूछ रहा हूँ। उस समय पॉपुलेशन 19 लाख के आसपास आपका पॉपुलेशन था, है ना, यानी कि सहरसा में 19 लाख लोग रहते हैं जो है ना। उसके अलावा जो है उसमें इसमें ज़्यादा होगा, रूरल में ज़्यादा रहते हैं कि अर्बन में? रूरल में ऑब्वियसली हमारा शहरीकरण अभी नहीं हुआ है उतना, इसी कारण ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में 17,44,000 के आसपास जो है वो वहाँ संख्या थी, और हमारे अर्बन पॉपुलेशन जो है 1,56,000 के आसपास जो है यहाँ, यानी 1.5 लाख के आसपास उस समय का था। अब पूरा बढ़ गया होगा क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ये 2021 का सेंसस उसका डेटा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसी तरह जो है हम लोग काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं। इसका अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1127 लोग रहते हैं। हमारे सहरसा जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1127 लोग रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हुआ। यह जो है
जो देश का है उसी के आसपास में है, यह ज़्यादा ही हुआ जो है ना। उसके अलावा जो है जो हमारा, लेकिन लिटरेसी रेट हमारा कितना है, कोई अंदाज़ा? लिटरेसी रेट इसी से पता चलता है कि हम लोग अपने बच्चे को कितना जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारा काम है आसपास के लोगों को प्रेरित करना कि भाई पढ़िए आकर के जो है। अब तो सरकार चाहती है कि हर एक लोग पढ़े, तब पर भी डेटा कितना है पता है सर? बहुत दयनीय स्थिति है। टोटल पॉपुलेशन जो है लिटरेसी रेट जो है उस समय में साक्षरता दर मात्र 53.2% है, मात्र 53.2%। सहरसा में इतने ही साक्षर हैं। साक्षर किसे कहा जाता है? सब लोग जान रहे हैं। साक्षर मतलब क्या? केवल लिखना आता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो साक्षरता का नियम है वो सरकार कह रही है कि आपके जो है अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है तो वो साक्षर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 53.2% में वो भी डेटा है जो लोग केवल अपना नाम लिखना जानते हैं। मान लीजिए किसी का नाम रंजन है तो रॉन्सवाट जो नो इतना ही उसे आता लिखने के लिए वो साक्षर हो गया। कितने लोग पढ़े लिखे होंगे उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं, इसी कारण मैं कह नहीं सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ एक कि इसकी संख्या इससे कम होगी। जब 53 है तो हमें लगता है जो अच्छे साक्षर लोग होंगे उसकी संख्या 35-30 से ज़्यादा नहीं होंगी, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। उसके अलावा उस में से उस 35% में से विचारवान लोग कितने होंगे? इसकी संख्या तो बहुत कम होगी, क्योंकि विचार जल्दी लोगों के मन में आता ही नहीं। लोगों ने अपनी एक दुनिया बना ली है, सुबह उठो शाम तक जो है अपना काम करो और फिर जो है रात में सो, फिर सुबह होगी, फिर खाओ पियो, इसी तरह ज़िंदगी कट जाती है। और मरने के बाद उसका पड़ोसी भी उसका नाम लेना छोड़ देता है, इसलिए क्योंकि वो किसी ना तो पड़ोसी का काम आया, ना देश का काम आया, ना समाज का काम आया, ना उस बच्चों का भविष्य बनाया। इस कारण से लोग उसका नाम धीरे धीरे क्या होता है भूल जाते हैं। हर एक व्यक्ति के गांव में, हर एक व्यक्ति के समाज में, हर एक व्यक्ति के विद्यालय में जहां आप रहते हैं, जब आप बैठेंगे और सुकून से सोचेंगे कि अरे कितने लोग ऐसे हैं जिसका नाम लिया जा सकता है, तो उंगली पे जो है 10 गिनते गिनते ख़त्म हो जाएगा। इसको उस श्रेणी में रखें, उसकी संख्या काफ़ी सीमित होती है। बाकी लोग इसमें होते हैं खाओ पियो मौज करो और मरने के बाद आपको बगल का पड़ोसी भी नहीं जानेगा। तो इससे हमें उबरना है, हमें बच्चे को मानसिक तौर पे मजबूत करना है कि यह देश के लिए, यह आप जो है एक अच्छा नागरिक बनाना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक जो विचारणीय बिंदु है कि हमें ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जिसमें देशभक्ति की भावना टूट-टूट भरी हुई हो। हमें उस ओर उन्मुख करना है बच्चों को कि अगर वह पढ़ लिख रहा है तो देश प्रेम करे, क्योंकि बिना देश प्रेम का देश आगे बढ़ेगा क्या? तो इस चीज़ को कौन करेगा? इस चीज़ को आप लोग करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि जिस जगह पे आप क्लास 1 और 2 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यह सबसे चुनौती भरा क्षेत्र है, सबसे चुनौती भरा प्लेटफॉर्म है। भले अलग बात है कि हमारे यहाँ बौद्धिक स्तर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस राज्य का ये लिटरेसी रेट मात्र 53% में लटका हुआ हो, 47 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको मूर्ख कह सकते हैं। जिसे पढ़ना नहीं आता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि अपनी संवेदना को व्यक्त भी नहीं कर सकता है। 47 लोग ऐसे हैं, उस समाज में आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपको कौन अच्छा कहेगा? यहाँ किसको अच्छा कहता है? यहाँ अच्छा कहता है जिसको पैसा ज़्यादा है, तो उसे लोग जो है कुमार विक्रमादित्य, वो क्या करता है, वो उसी में जो है रहता है ना, वो उसी में क्या बता रहा था विश्लेषण होगा, जिसके पास पैसा है। हाँ मैं ये बता रहा था, लोग उसे स्टेटस सिंबल समझते हैं, जबकि बातें ऐसी नहीं है। बातें वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि हमें जो है उस व्यक्ति को वैचारिक रूप से महान बनाना है, और वहीं लोग जो है महत्ता समझेंगे। गुरु की महिमा पहले कितनी थी जो है, और अब क्यों कम हो गई है, उसके जिम्मेदार केवल जो है आप नहीं हैं, जो है उसके जिम्मेदार समाज के लोग भी हैं, उसके जिम्मेदार वो बच्चा भी है जिसके अंदर आपने उस भावना को जागृत ही नहीं किया। अगर आप उस बच्चों में भावना जागृत करते हैं तो कल होकर के वही समाज का निर्माण करेगा,
वहाँ आपकी महत्ता बढ़ेगी। तो इस चीज़ को हमें वैचारिक रूप से मजबूत करना है। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझिए। अगर आप जाएंगे विदेशों में, अमेरिका है, यूरोप है, या फिर आपको साउथ अमेरिका है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में भी गुरु की महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ उसमें भी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं देश अभी पूरे विश्व में सबसे आगे है, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को सबसे अच्छा माना है। जो है आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी किसे मिलती है? प्राइमरी शिक्षक को जो है, जिस काम को आप लोग कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा तनख्वाह दिया जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वो तनख्वाह कम होते जाता है। क्यों? मान लीजिए यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा रहा है, तो वहाँ जो हैं वहाँ कैसे लोग हैं? वहाँ तो पहले से सब कुछ पढ़ा है, वह तो वैचारिक रूप से मजबूत है, उसको आपको लेक्चर दे करके समझा देना है। लेकिन आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं वहाँ क्या है? वहाँ तो बच्चे हैं, जैसा आप मोल्ड करेंगे उसी तरह का वह बनेगा। तो यह सबसे चुनौती भरा कार्य है। इसी कारण वहाँ वो लोग समझते हैं। आप यह देखिए कि हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है तो समाज कहता है अच्छा किस स्कूल में पढ़ते हो, तो नाम देगा दिस दैट दो जो भी नाम है प्राइवेट स्कूल का, कहेगा अपना ही बढ़िया अच्छा है। और अगर वहीं कितना भी अच्छा बच्चा है कहेगा हम बगल के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा सरकारी में पढ़ते हैं। यह क्या है? यह समाज का नज़रिया है। यह बदलेगा कैसे? बाहर से आएंगे तो बदलने के लिए अपना बदलाव खुद करना पड़ता है। ये आपको जो है समाज में ये चीज़ देना पड़ेगा और आप दे सकते हैं। आप में काबिलियत है, सरकार ने आप पर विश्वास किया है और आप वो करके दिखाएंगे भी जो है। इसी उद्देश्य के साथ जब आप काम करेंगे, आपके पास ये सब जो डेटा होते हैं, ये सब डेटा उसी में मदद करता है। एक और रिपोर्ट है जिसे हम असर के नाम से जानते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो है असर। तो यह देखिए, इस असर का रिपोर्ट है 2024 कब का है? 2024 का। इसमें इतनी मारामारी भले क्यों नहीं हो गई हो कि बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके बावजूद 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष यानी कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, उसमें 80.1%, कितना? 80.1% जो है वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है 2024 तक, है ना। और वह जो है प्राइवेट स्कूल में जो संख्या है वह 15.7%। कितना है? 15.7%। उसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट को छोड़ करके अदर इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि मदरसा है या फिर जो है आपको संस्कृत बोर्ड है, इस सब तरह के जो है उसमें 1.3% लोग जो है वो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। और अभी भी संख्या है कुछ बच्चों की जो स्कूल से बाहर है, उसकी संख्या 3% है। उसकी संख्या 3% है जो अभी भी स्कूल से बाहर है। उसे स्कूल में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में Incoming call from Akhilesh Kumar Guddu, Nariyar High School identified by Truecaller. एजुकेशन में यह जो है